हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का मोटिवेशन कोड है शेर बनिए सिंहासन की चिंता ना करिए, जहां आप होंगे सिंहासन वहां होगा। यानी थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए, इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज हम प्रैक्टिस सेट 3 शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने उन क्वेश्चनों को रखा है जो बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। टारगेट वही है, हमारा गोल भी वही है, वह हमारा 100+ और कुछ नहीं। डेट आ ही चुकी है, 7 तारीख है होम साइंस के एग्ज़ाम की, तो आपको कहीं भी किधर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी डेट निश्चित हो चुकी है। बस आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, जिससे कि शायद बिजी हो उससे पहले आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और एक और खुशखबरी है कि इसमें कोविड जो वैक्सीन थी उसका जो प्रमाण पत्र था या सर्टिफिकेट था उसको मांगा नहीं गया है। केवल 3 ही रूल्स फॉलो करने हैं। आपका है डिस्टेंस दूरी, दूसरा सैनिटाइजर, तीसरा मास्क। तो यानी मास्क और डिस्टेंस दूरी बनाए रखिएगा एग्जाम टाइम में, और कुछ नहीं करना। अगर एग्जाम टाइम की बात करें तो एग्जाम टाइम जो है उससे क्या करना है कि आपको एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट अगर बाद आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, ना ही कॉलेज में, ना ही कॉलेज के कैंपस में, ना ही कॉलेज के रूम में, ठीक है, ना एग्जाम हॉल में। तो आप क्या करें कि 45 मिनट पहले ही पहुंच जाएं या फिर 15 मिनट पहले पहुंच जाएं एग्जाम शुरू होने से। अगर बाद में पहुंचते हैं तो एंट्री नहीं है। चलिए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वो है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसे पता ही नहीं होगा कि कंज्यूमर राइट क्या क्या है तो वो उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। जिस तरह आपको अगर आर्टिकल नहीं पता, यानी अपने मौलिक अधिकार नहीं पता, फंडामेंटल अधिकार नहीं पता, तो आप उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह क्या है कि उपभोक्ता को अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता से प्राय जो कि मूल्य अदा करके कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है, जो मूल्य देता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। अतः जागरूक उपभोक्ता बने रहने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना है। वस्तु को खरीदते समय क्या करना है, लेबल, ठीक है, उस पर क्या लिखा है ये देखना है, अवश्य पढ़ें। आपका है लेबल पर वस्तु की मात्रा, वजन, संगठन, विशेषताएं, मूल्य और उपभोग में लेने की अधिकतम अवधि, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, आपका कोड नंबर, निर्माता का नाम, पता एवं सभी आवश्यक सूचनाएं साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखी रहती हैं। तो यानी हमें उसका लेबल जरूर पढ़ना है जब हम उसे खरीदते हैं। तभी देखा होगा कुछ जागरूक उपभोक्ता होते हैं, वो कुछ लेते हैं तो उस थैली को इधर उधर पलट कर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है उपभोक्ता अधिकारों के समूह है। तो आपको बताना है इसमें कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से समूह हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर राइट्स समूह है वो हमें बताने हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर राइट्स समूह है वो हमारा है यहाँ पे राइट टू द आपका सेफ्टी, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। तो ये तीनों ही होने चाहिए, चूज, सेफ्टी, चूज और हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन है वो हमारा पहला है, यानी यहाँ पे सुरक्षा का होना चाहिए, चयन का होना चाहिए और सुनवाई का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसकी बात करें यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार समूह की, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में आया। अगर 1986 की बात करें तो 1986 में एक और चीज़ आई थी, वो थी एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 1968। नेक्स्ट चलते हैं, पराग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं। तो जो हमारे पराग रंग है वो किसी कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे जो पराग रंग होते हैं वो किसी कमरे को हमारे को क्या कराते हैं, बड़ा अनुभव कराते हैं, लार्ज दिखता है अगर हम पराग रंग का उपयोग करते हैं। तो पराग नामक वैज्ञानिक ने एक रंग योजना का प्रतिपादन किया था। इसे पराग रंग योजना के नाम से जाना जाता है। पराग रंग एक कमरे का बड़ा तथा विशाल बना देता है, ठीक है, उसे बड़ा भी बनाता है तथा विशाल भी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्णय प्रक्रिया के साधन है। तो आपके निर्णय जो प्रक्रिया है वो आपके में यूनिट है, तो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऑल द एबव यानी उपयुक्त सभी इसमें क्या है, साधन है।
संसाधन, निर्णय प्रक्रिया और ज्ञान कुशलता। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चनों के साथ आंसरों को इसलिए रखा गया क्योंकि पेपर टाइम बहुत कम है, यानी पेपर आपका नज़दीकी है, तो कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आपके बीच ना रहे क्वेश्चन के आंसर को लेकर। तो यहाँ पे जो PDF आपको मिलेगी विद आंसर मिलेगी, विद आंसर ही सॉल्व कराई जा रही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। और बाईलैंग्वेज है तो आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इसको रखा गया। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए आपके बीच वो चीज़ें रखी जा रही हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता, क्योंकि उसने क्या अर्जित कर ली है, उसने अर्जित प्रतिरक्षा कारण, ठीक है, उसने क्या करा, उसकी बॉडी ने इतना अर्जित कर लिया है कि अब उसको विषाणु मतलब इफेक्ट या वायरस जो है अटैक नहीं कर पाएगा। चेचक एक अत्यंत भयंकर रोग है और यह रोग क्या होता है, दिसंबर से मई जून तक फैलता है, ठीक है, दिसंबर से क्या है, मई जून तक फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। यह रोग का विषाणु क्या है, द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, विषाणु यानी वायरस, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा फैलता है। यह विषाणु रोगी के नाक, कंठ व रक्त में रहता है, ठीक है। अगर बात करें चेचक के विषाणु का स्थान कहाँ है, तो वो हमारी नाक में है, कंठ में है यानी गले में है, और रक्त में है, 3 जगह पे है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा संवाहित नहीं होता। तो यानी ऐसा कोई रोग है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसे वायु के द्वारा नहीं फैलाया जा सकता है, तो वो हमारा जो राइट आंसर है इसमें उसे हम रखेंगे। यहाँ पे देखिए कि सारे ऑप्शन क्या है, वायु के द्वारा फैलने वाले, मगर टाइफाइड यानी मोती जरा, इसे वायु के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। छोटी माता ये बच्चों में निकल ही आती है होली के आसपास, जुकाम और खांसी वायरस की तरह है, तो मटर ये वायु में के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इसकी PDF की बात करें, जो नए बच्चे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें बताएं कि इसका जो PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ ही, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह मोती जरा वो है आंत्रज्वर यानी आंतों में होता है, म्यादी बुखार आदि के नाम से जाना जाता है। यह रोग संसार के सभी देशों में होता है। भारत गर्म देश है, यहाँ पर यह रोग अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। गर्मियों में ये बहुत सबको निकलता है मोती जरा, लगभग अगर परसेंटेज की बात करें तो 20% आबादी को निकल आता है। यह भी संक्रामक रोग है। यह रोग रोगाणु जल तथा भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ना ही हमें दूषित जल पीना चाहिए, ना ही कभी दूषित खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मोती जरा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो आपकी दिमाग यानी आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। पेपर टाइम पे आपको वही वॉइस यानी वही आवाज़ याद आए, कहाँ ये इस तरह से बोला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका है संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। तो जो संचार है उनके माध्यमों के चयन की बात की जा रही है, तो आधारित किस पर होता है, तो वो हमारा संचार के उद्देश्यों पर, सही है, संचार की प्रकृति पर और नवाचार पर। तो यानी उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सार्थक बातों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इस प्रकार की बातों, भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार के माध्यमों का चयन निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है। संचार के उद्देश्यों पर, संदेश की प्रकृति पर, नवाचार आदि पर, ठीक है। तो यानी उद्देश्यों पर, संदेश की प्रकृति पर और नवाचार पर आदि पर, ठीक है। यहाँ पे हमें संचार की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना संचार के कुछ भी नहीं। अभी भी हम क्या है, संचार के माध्यम से जुड़े हैं, यानी फेस टू फेस नहीं जुड़े, पर हैं संचार के आपस में जुड़े हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। तो बिना माध्यम के कुछ नहीं हो सकता, बिना चैनल के, इस तरह से याद रखिएगा, बिना चैनल के कुछ नहीं हो सकता आपस में संदेश भेजने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को माध्यम कहते हैं। संदेश को वहन करने यानी भेजने वाले को माध्यम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो जो प्राकृतिक आपदा है उसमें पूछा गया तुरंत राहत का काम करती है, तो याद रखिए वो हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आपका भूस्खलन जो अभी हुआ था आदि के शिकार होते हैं, उन्हें आवश्यक औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, जलपूर्ति उपकरण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ना भूलिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो हमारा है 2 अक्टूबर 1942। ठीक है, 1951 में क्या हुआ था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास की योजना को गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया। 92 को परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, तो सरकारी कार्यक्रम पूछा जा रहा है किसके लिए, परिवार तथा शिशु कल्याण के लिए। तो जो सरकारी कार्यक्रम है वो हमारा रहता है इसमें ICDS। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ICDS समन्वित बाल विकास योजना भी कहते हैं। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य, ये बहुत पूछा जाता है आपका ICDS किस पर काम करता है, तो ये देखिए पूर्व बालकों, स्कूल पूर्व बालकों, यहाँ पर करिए भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ अगर पूछा जाए ICDS का, क्योंकि बहुत बार आ चुका है किसके लिए काम करती है, तो इस बार हो सकता है उसके साथ पूछ ली जाए तो 1975 यानी 1975 क्या है, इसकी स्थापना दिवस है, यह योजना का शुभारंभ है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए, तो जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आपका लोचदार होता है, यानी कुछ भी उसमें फेरबदल करी जा सकती है जब आपके जो पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला उनके बीच आपसी तालमेल से। इसे असीमित या अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। इसमें ना तो निश्चित पाठ्यक्रम है, ना ही शिक्षक और ना ही विद्यालय होता है, अतः अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लोचदार होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए थे, तो नवोदय जो विद्यालय हैं वो हमारे हैं आपका है रूरल्स है, इसमें रूरल इंटेलिजेंट स्टूडेंटों के लिए खोले गए थे, यानी ग्रामीण। बात करें यहाँ पे ग्रामीण कौन है, प्रबुद्ध छात्रों के लिए खोले गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होते हैं। यह सरकार द्वारा चलाए गए एक योजना है जो ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है पोस्टर उपयोग करने का उद्देश्य है, तो आपका है जानकारी, पहला है रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, आपका है प्रेरित करना, तो यहाँ पे सभी है क्योंकि हमने क्या करते हैं पोस्टर यही करते हैं, रुचि भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं तथा प्रेरित भी करते हैं, मोटिव भी करते हैं। जैसे मूवी या पोस्टर लगते हैं तो आपने देखा होगा तो उस फीलिंग को वहाँ पे आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टर का प्रयोग सरकारी क्षेत्र में देखें तो जैसे अभी कोविड के पोस्टर बने थे तो कोविड के बारे में जानकारी के लिए बने थे, जिससे कि व्यक्ति उसमें रुचि ले, जानकारी पैदा हो तथा प्रेरित भी हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसे पोस्टर कहते हैं। यह इसलिए अधिक प्रचलित है क्योंकि यह एक ही झलक में अपना संदेश दे देते हैं। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या है, ये एक ही झलक में अपना संदेश देता था। कार्यशाला क्या है, वर्कशॉप पूछा है, वर्कशॉप क्या है, तो ये क्या होती है, समूह संपर्क विधि होती है। ठीक है, वर्कशॉप, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। कार्यशाला एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन है जो एक सप्ताह अथवा इससे भी अधिक यानी 7 से 15 दिन तक चलाया जाता है। ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये क्या होती है, 7 से 15 दिन चलाई जाती है। इसमें विषय विशेषज्ञों के भाषण, अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत संपर्क और सामूहिक और अनौपचारिक वार्ताओं के आदि की व्याख्या की जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये होती है हमारी वर्कशॉप।
EMMS का तात्पर्य है, तो EMSS का तात्पर्य पूछा जा रहा है इसमें। तो आपका है, तो इसमें जो रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, ठीक है। तो EMSS का तात्पर्य पूछा जाए तो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलिए, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन के लिए, तो क्या है आयोजन के लिए सीखने वाले को सुविधा हो, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही गोल होता है कि जिसको हम सिखा रहे हैं उसको क्या हो, सुविधा हो, ठीक है। क्योंकि तभी तो ये ग्रामीणों में यानी गांव वालों के पास आकर सिखाई जाती है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा लोचमय तथा व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें सीखने वाले को तथा सिखाने वाले को दोनों को सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कक्षा कक्ष, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप शिक्षक दोनों को उपलब्ध हो, इसे नहीं, कक्षा कक्ष की वजह से ये गलत है, केवल सीखने वाले को सुविधा हो ये यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों दिया नहीं गया है, तो इस आंसर की को गलत मत समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धन राशि खर्च करता है। क्योंकि क्या है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, आने वाली शिक्षा की नींव या फिर उसका क्या है, आपका पिलर खड़े करती है, यानी आपकी क्या है कि वही बेस बनाती है। तो ऐसा कौन सा राज्य जो शिक्षा में सबसे आगे है, तो वो हमारा है केरल। तो केरल ही क्या करती है, प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय करती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल केरल राज्य देता है। भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो कि शिशु की प्रतिरक्षा देता है वह है, तो वो माँ का पहला दूध जो है वो हमारा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दे दिया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी याद रहता है बच्चों को कोले, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, STRUM, कोलेस्ट्रॉम। नेक्स्ट चलते हैं। माता का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है। माता के दूध में कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है जो शिशु को सभी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु एवं रोगाणुओं से सुरक्षित रखता है। गाढ़ा पीला दूध ही कोलेस्ट्रॉम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं, तो जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं आपका मैट्रिआर्कल परिवार, जो अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। मैट्रिआर्कल, या वहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, इंडिया में पितृ सत्तात्मक होते हैं, ठीक है। माता के नाम से वहाँ पहचान होती है या पिता के नाम से पहचान होती है, इस तरह से आप याद रखिएगा, माँ से यानी मदर और मैट्रिआर्कल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसे कहते हैं मैट्रिआर्कल परिवार। यहाँ पे क्या होता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए जाता है, जैसे इंडिया में पत्नी क्या करती है, पति के साथ रहने जाती है। यह प्रणाली मातृस्थानीय या फिर मैट्रिआर्कल परिवार प्रणाली कहलाती है, जिसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, घर जमाई, वो वाली प्रणाली, ठीक है, याद रखिएगा। विकास की किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं, तो यानी कौन सी अवस्था है, तो वो हमारी है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि स्कूल में तथा स्कूल के बच्चों के साथ यानी अपने फ्रेंडों के साथ समय बिताना और खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में को समस्या उम्र तथा पूर्ण प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे खोज उम्र, प्रश्न पूछने की अवस्था तथा अनुकरण की अवस्था भी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शिशुओं को ग्राफ्सिंग, रूटिंग और आपका है सकिंग, तो ये को कहते हैं। तो ये क्या है शिशुओं की, जिसमें उन्हें इतना है कि ग्राफ्टिंग है और यहाँ पे आपका रूटिंग है और स्किंग है आपका है, तो ये क्या है ये बताना है। तो ये शिशुओं के अंदर किस चीज़ के लिए, तो ये बताना है कि ये कौन सा है, तो ये क्या है आपका है एडेप्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी तरह के लक्षण आते हैं शिशुओं में, ग्राफ्टिंग, रूटिंग और आपका है सकिंग, तो को कहते हैं, तो वो हमारा एडेप्टिव रिफ्लेक्स
बार बार ऑप्शन पढ़ना इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे पेपर टाइम में आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ की आवाज़ें आपके कान में इस तरह गूंजे कि आप टिक 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 फटाफट लगाते जाएं, क्योंकि क्वेश्चनों का कंफ्यूजन ही वहाँ पे आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। आपको बी नज़र सी सही आएगा, सी नज़र आएगा, डी नज़र आएगा, तो बार बार कंफ्यूजन से भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत तो हो जाते हैं। भूख लगने तथा होठों को छुए जाने पर नवजात शिशु चूसने की सहज क्रिया करने लगता है। स्पोक ने एक अध्ययन में पाया है। ठीक है, करता भी बच्चा यही है। उसके हाथ पे, उसके होठों पे आप उंगली रख लो, तुरंत उसे चलाना, मुंह को चलाना चालू कर देता है। एक अध्ययन में पाया है कि जो शिशु स्तनपान करते हैं उनमें चूसने की सहज क्रिया अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो चूसना ही सीख जाते हैं। गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंश से जुड़ा होता है वह जाना जाता है। ठीक है, तो जिससे बच्चे को क्या है, खाना पानी मिल रहा है, उससे जाना जाता है, तो वो हमारा होता है जरायु के नाम से। प्लेसेंटा या फिर जरायु के, इधर इस तरह से भी पूछ ले तो याद रखना, जरायु के नाम से या फिर प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जरायु या प्लेसेंटा तथा आहार नाल शिशु को O2 पानी व भोजन रक्त के माध्यम से पहुंचाती है तथा आपका है प्लेसेंटा फिल्टर का काम भी करती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो जो पूर्व भाषा संचार का प्रकार है वो हमारा है पूर्व भाषा, यानी पहले बच्चा क्या करता है, रोना है, कुकिंग आपका कुइंग है आपका, और आपका है बेबलिंग। ठीक है, तो ये सारे करता है, यानी मुंह से गुब्बारे से निकालता है, रोता है, और आपका है कुकिंग करता है। तो उपयुक्त सभी क्या है, इसमें आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है। प्राणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार, तो ये क्या है, ये क्या है, वाणी पूर्व। ठीक है, वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रोना होता है, आपका कुकना यानी बबलाना इसको बोलते हैं, और आपका है हावभाव। ठीक है, रो के वो बता देता है कि मैं भूखा हूँ, हंसकर बता देता है कि सामने वाले को उसने पसंद कर लिया या पहचान लिया है। तो ये क्या है, सब वाणी के पूर्व हाव भाव हैं, जिनसे ही पता पड़ता है कि बच्चे की क्या इस समय हालत है। रोना, यहाँ पे इसे देख लेते हैं, आपका बबलाना, ये क्या है, प्रथम माह में शिशु के मुंह में अचानक रोने की अतिरिक्त अन्य ध्वनियाँ निकल जाती हैं, फिर शिशु इस पर ध्वनि पर बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। यह आपका क्या है, आपका कुकिंग कहलाता है, कुकना कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है कि वो अपने ही समुदाय से साथी ढूंढेगा और दूसरे समुदाय से नहीं ढूंढेगा, तो उसको कहा जाता है, तो वो हमारा एंडोगेमी। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रथा को, वो हमारी एंडोगेमी। नेक्स्ट चलते हैं। वह एक सामाजिक क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। इसके विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है। इसको एंडोगेमी नियम में एक बालक अपने समुदाय की लड़की से ही विवाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं के द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने पर प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? यानी उसने क्या करा है, आयोडीन की मात्रा नहीं ली है गर्भावस्था के दौरान, तो उसमें शिशु में कौन सा रोग हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। और आपको देख ही रहा होगा कि यहाँ पे गहंगा भी दे दिया है, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, उसमें हो जाएगा क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म रोग हो जाएगा। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। जिन बच्चों की माताओं ने गर्भकाल के दौरान या पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया है, उन्हें आपका है क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भोजन में उपस्थित रफेज या रेशेदार पदार्थ करने से सहायक करता है, तो किस में सहायता करते हैं रेशेदार पदार्थ खाने से? तो वो हमारे करते हैं, आपका है क्रमाकुचन गति में। ठीक है,
प्रत्येक दिन क्या करना है, दिन के आहार में रेशेदार पदार्थ अवश्य होना चाहिए। रेशेदार अगर पदार्थ की बात करें तो आपका जो शकरकंद है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सब में फाइबर्स पाए जाते हैं। और कोई भी सलाद हो, अगर हम उसका छिलका उतार कर नहीं खा ले तो वो भी एक फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। छिलके सहित दालें खानी चाहिए, उनसे भी हमें फाइबर मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो जो किंडरगार्टन है वो हमारे फ्रोबेल महोदय की है। अगर बात की जाए मॉन्टेसरी मेथड की तो वो हमारा मौर्य मॉन्टेसरी का है, ठीक है, याद रखिएगा। किंडरगार्टन व्यवस्था को फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने स्थापित किया था। इसमें क्या था, कुछ खिलौनों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसी को किंडरगार्टन बोलते थे। यानी बच्चे खुले गार्डन में अपने आप अपनी ही क्रियाओं के द्वारा सीखते थे। केवल और केवल टीचर तो उन्हें क्या करता था, दूर से ही उन पर निगरानी रखता था जिससे कि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे। नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? तो इसमें रहता है कि नवजात जो शिशु है वो अपनी माता के द्वारा यौन संक्रमण रोग से पीड़ित रहते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कि प्रथम 3 माह तथा अंतिम 2 माह यौन संबंध नहीं करने चाहिए। यहाँ पे और इससे क्या होगा कि प्रथम 3 माह के विशेषकर उन दिनों में जो आपके पहले मासिक धर्म थे, क्योंकि इनसे क्या होता है कि गर्भपात की संभावना अधिक होती है। नवजात शिशु रोगग्रस्त भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होगा? तो नवजात शिशु जब रोता है जन्म के समय आमतौर पर, तो यहाँ से क्या होता है कि उसके क्या होंगे, यहाँ पे श्वसन क्रिया आरंभ होती है, क्योंकि माना जाता है कि जिंदा है, बच गया रोते ही, क्योंकि वो धरती पे आया और रोना शुरू कर देता है। उससे फायदा ये होता है कि उसकी जो श्वसन क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु का रोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोने के द्वारा उसके फेफड़े फूल जाते हैं जिससे श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय आरंभ में श्वसन गति क्या होती है, 40 से 45 प्रति मिनट होती है। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो जो हमारे विकासात्मक कार्य हैं उन्हें परिभाषित किया, तो विकासात्मक कार्य को परिभाषित किस तरह करते हैं? तो वो है सामाजिक अपेक्षाएं, ठीक है, समाज की जो अपेक्षा है उनके आधार पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। कुछ विकासात्मक कार्य शारीरिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे चलना सीखना, जबकि कुछ अन्य कार्य व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना और सीखना आदि। नेक्स्ट चलते हैं, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए नर्सरी स्कूल की कार्यक्रम योजना में? तो प्रतिदिन की योजना होनी चाहिए, दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए, अंशकालिक होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, क्योंकि योजना वही सफल होती है जिसमें दीर्घकालीन भी हो, प्रतिदिन भी हो और क्या हो, अंशकालीन भी हो, ठीक है। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना को में यह होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे का स्कूल में मन लगे तथा उसका मन ना उबे। जो निम्न है दिन आपकी प्रतिदिन है जो अभी पड़ी थी, दीर्घकालीन और अंशकालीन और योजना, ठीक है। टाइम वंशानुक्रम की मूल इकाई है, तो वंशानुक्रम कहाँ से पता पड़ता है? वो हमारा जीन से पता पड़ता है कि इसका फादर्स कौन है, तो वह हम क्या करते हैं, आपका जीन से पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर वंशानुक्रम की बात की जाती है तो वंशानुक्रम एक परंपरागत है जिसके अंतर्गत बालक माता पिता से विकासात्मक विशेषताएं, गुण, संस्कार आदि ग्रहण करता है, जिनके द्वारा ही मनुष्य अपने पूर्वजों के सादृश्य पैदा होता है। यह क्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है। तो जो आपका नर्सरी स्कूल है उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो उद्देश्य क्या है उसका? सभी है, क्योंकि यहाँ पे क्या, अच्छा शरीर गठन व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिवृद्धि विकसित करनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। तो विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपके इंटर रिलेटेड होते हैं।
विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। विकास की उत्पत्ति होती है, तो जो विकास है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से। ठीक है, विकास की उत्पत्ति इन दोनों से होती है, यानी परिपक्वता से और अधिगम की परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास के अंतर्गत न केवल शारीरिक परिवर्तन ही शामिल किए जाते हैं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रियाएं एवं संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं। आपका है बीसीजी का टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीजी का वैक्सीन। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपको कोविड की वैक्सीन की भी जानकारी लेके जानी है, क्योंकि कोविड का वैक्सीन हो सकता है कि आपको क्या करे, नंबर दिला दे। तो आप कोविड की वैक्सीन की जानकारी लेके जाएंगे कि सेकंड डोज कब लगती है फर्स्ट डोज के बाद। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें बता देंगे आपको। वैसे तो आपका है शायद 82 दिन के बाद क्या होता है, सेकंड डोज लगती है। तपेदिक से बचने के लिए क्या है, बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है वो तपेदिक से बचने के लिए कब दिया जाता है, ये हम पहले के प्रैक्टिस सेटों में करा चुके, पर इम्पोर्टेंट है तो इसमें भी है 1 माह में। ठीक है, 1 मंथ में, याद रखिएगा। तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए, जो प्रथम रोग निरोधक टीका कहलाता है। ठीक है, कभी कभी बीसीजी ना आकर ये भी आ जाता है प्रथम रोग निरोधक टीका है, तो वो हमारा है बीसीजी का टीका। यह टीका बाहें के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जो खोद सा आपको दिखता है बच्चों की बाहों में, वो इसीलिए होता है। अब थोड़ा सा छेद सा हो जाता है क्योंकि वो इंजेक्शन से लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, नवजात शिशु को सामना करना पड़ता है। तो जो नवजात शिशु है उसको सामना सबसे पहले किसका करना पड़ता है? जब वो धरती पर आता है तो उसको सामना करना पड़ता है समायोजन की समस्या का, क्योंकि कभी किसी की गोद में घूमता है, कभी किसी की गोद में, तो उसको एडजस्टमेंट करना ही करना पड़ता है, यही उसकी समस्या है। नवजात अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था, क्योंकि जब बाहर की दुनिया देखता है तो वो अंदर की दुनिया से अलग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं कि समायोजन की अवस्था भी बोलते हैं। आपका पीरियड ऑफ द एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहर के वातावरण में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ की गर्मी सर्दी उसको महसूस करने की कोशिश करता है या उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता है। नवजात शिशु का औसतन भार होता है, तो जो नवजात शिशु है उसके अगर औसतन भार की बात की जाए तो वो होता है 7.5 पौंड। तो सामान्यतः नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पौंड तक होता है, तथा लंबाई की बात की जाए तो यह 18 से 20 इंच तक होती है। बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। अगर बालक शिशु कोई पैदा हुआ है तो वो बालिकाओं की अपेक्षा क्या होगा, थोड़े से बड़े होंगे साइज में। नेक्स्ट चलते हैं, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। तो विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय दिया है वो हमारा किसने दिया है, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो हमारा है हैविंग हर्स्ट। जो हैविंग हर्स्ट है उन्होंने क्या करा है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो हमारे हैविंग हर्स्ट। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हैविंग हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, जन्म के पश्चात नवजात शिशु के प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे उसका जन्म हुआ और क्या होगा, प्रथम सप्ताह में क्या होगा, उसकी बॉडी का वजन कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका, क्योंकि वो कहाँ आया, अंदर से बाहर आया, याद रखना। तो वह वातावरण से सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, इसीलिए उसका वजन शरीर का कम हो जाता है, क्योंकि जो बाहरी वातावरण उससे वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम हो जाता है। जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है। जैसे ही जन्म हुआ और उसके क्या होगा, जन्म के चौथे दिन से वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा
की हानि होती है तो शिशु में निर्जलीकरण और ज्वर हो सकता है। तभी क्या होता है, कुछ बच्चे पैदा हुए उन्हें क्या हो जाती है, निर्जलीकरण और ज्वर की भी समस्या यानी बुखार भी आ जाता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच कराने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विकास से तात्पर्य है। तो विकास से क्या तात्पर्य है, वो हमारा विकास दो तरह का होता है, भूल मत जाना, वो होता है गुणात्मक तथा परिणामात्मक। ठीक है बच्चों का आप विकास आपके में टॉपिक है वृद्धि, बच्चों की वृद्धि और से रिलेटेड और विकास से, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है विकास। ठीक है, यानी मात्रा में भी बता सकते हैं इसे और गुणात्मकता में भी बता सकते हैं, यानी परिणाम में भी बता सकते हैं और आपका है गुणात्मकता में भी बता सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के अविराम चलती रहती है। ठीक है, मृत्यु तक क्या होता है, ये अविराम चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है कहते हैं, तो जो वसायुक्त परत है उसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आपका है माइलिन शीथ। ठीक है, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। माइलिन शीथ क्या है, ये क्या करती है, तंत्रिका तंतुओं को घेरती रहती है। ये वसायुक्त परत है। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है वह माइलिन शीथ होती है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या आपका है न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या है, दूर संचार तारों को समान शरीर के विभिन्न भागों में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में विषाणु आपका है जीवाणुओं को जाने से रोकती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे जीवाणु नहीं जाएंगे शरीर में, वो हमारी इरेडिएशन। ठीक है, इरेडिएशन क्या करती है, शरीर में आपके जीवाणु जाने से रोकती है। रेडिएशन क्या करती है, शरीर में जीवाणु जाने से आपके रोकती है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडिएशन प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकती है। कैलोरी इकाई है तो गर्माहट। ठीक है, आपकी है हीट। कैलोरी इकाई क्या है, आपकी है हीट, यानी इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सी। नेक्स्ट चलते हैं, ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे कैलोरी कहते हैं। आहार पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, किलो कैलोरी को किससे दर्शाया जाता है, याद रखना कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे आपके, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर किया है। अगली वीडियो जो आपके आगे बहुत जल्द आएगी। बस आप क्या करेंगे, एक ही टारगेट, एक ही गोल और एक ही तरफ ध्यान दें, वो हमारा 100+। अब जल्दी जल्दी लाने की कोशिश पूरी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के, हमें बिना रिवीजन के जल्दी से अपने मतलब 100+ के गोल पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर हमारा 100+ नहीं हुआ तो हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। तो 5 डे 5 प्लान 5 तरह से बनाए जाएंगे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। बस आप एक ही टेंशन लीजिएगा, वो हमारा 100+। क्योंकि अगर 100+ नहीं हुआ तो सिलेक्शन हो सकता है, मगर सिलेक्शन ले लें ये गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है, क्योंकि 80 पे भी हो जाता है, बट हमें हो सकता में नहीं रहना है, ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, आप जहाँ होंगे वहाँ सिंहासन होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, पर आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा तथा कोविड वैक्सीन का हमें सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, ये भी याद रखिएगा। साथ में बस हमें ब्लैक पेन, एक फ़ोटो, जिनका फ़ोटो क्लियर ना हो इसलिए सभी फ़ोटो डाल लीजिएगा, और एक ID प्रूफ जिसमें आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो ना हो तो कोई भी चलेगा। ID प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका खुद का फ़ोटो लगा हो। तो फ़ोटो आधारित ID प्रूफ है, एक ब्लैक पेन है और एक फ़ोटो अब अवश्य डाल लीजिएगा। जिसका एडमिट कार्ड में फ़ोटो बिल्कुल क्लियर है वो बेशक ना डालें, डाल लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में 15 मिनट पहले ही पहुंचना है, क्योंकि 15 मिनट बाद एग्ज़ाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर डेट की बात करें तो हमारी डेट 7 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारी डेट क्या है, 7 है, यानी 7 अगस्त है।
तो होम साइंस के जो सब्जेक्ट की डेट रखी गई है आयोग के द्वारा वो 7 अगस्त रखी गई है। अब पीजीटी की डेट और आएगी तो वो बता दी जाएगी। तो अभी कौन सी डेट है, ये अभी टीजीटी की डेट है। तो इसी तरह पीजीटी की भी डेट होगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम डेट को होंगे। तो अभी तक बस इतना ही। आगे क्वेश्चनों की और श्रृंखला आपके सामने आएगी, जो ताबड़तोड़ होगी, जो क्या करेगी, सीधे आपको लगेगी कि हाँ परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक है। बस आप क्या करें, धैर्य बनाए रखिएगा परीक्षा टाइम में, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम 100 कर जाएं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में ये सबसे पहले जाता है। तो आप बस केवल और केवल धैर्य बनाए रखना परीक्षा टाइम में, ठीक है। अभी वो उतावले हो गए कमेंट करें ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जल्दी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जितना भी कोई भी कुछ भी हो वो अभी कर लीजिए, बट तब धैर्य बनाए रखिएगा केवल 2 घंटे के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और केवल एक टारगेट, एक ही गोल, और वो हमारा 100+, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।